हेलो सर, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर्स कंसिडर किए थे, ठीक है। सेकंड लेक्चर्स में मैंने तुमको क्या बताया था कि सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है, कि किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसका सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको हम सुपरपोजिशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और मैंने एंड करते वक्त मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सेल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी आपने 10th में पढ़ा होगा, जैसे सीरीज होता है, सेल कैसे सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, और कब दोनों को मिक्स करके कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं या उसका जो प्रोसेस होता है डिराइव करने का, उस प्रोसेस से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, मैंने देखा है कि जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है तो वहाँ पे बच्चे केवीएल और केसीएल को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मगर केवीएल केसीएल में क्या होता है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको सॉल्व करने में। तो दैट्स अ रीज़न आपको ये प्रोसेस जो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि जो पहला प्रोसेस मैंने सुपरपोजिशन मेथड बताया था, आज हम बात करेंगे सेल कॉम्बिनेशन से, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी मेथड कहते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग नोडल मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आपको किसी भी तरह का सर्किट्स हो तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ड्यू टू द कंडीशंस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को थॉरली फॉलो करते हो और कौन सा आपके लिए बेटर है जिससे आप सर्किट सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, ठीक है। जैसे देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेल कॉम्बिनेशंस के बारे में। सेल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सेल कॉम्बिनेशंस में जो सबसे पहला हमारा टर्म्स है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सीरीज कॉम्बिनेशंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए देखो, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास इस तरह से एक सीरीज में कनेक्शंस है, जो बैटरीज आपको कंसिडर की गई है वो इस तरह से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये बैटरी हो गई और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। ये सेकेंड बैटरी है और यहाँ पर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है। ये थर्ड बैटरी है, ओके, और इस जगह इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। इसी तरह हम बढ़ते जा रहे हैं और ये सपोज करो कि n नंबर ऑफ बैटरी है और इसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से सेल आपको कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये जो है बैटरी है और इसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो आपको मैंने ये डिस्कस कर रखा है कि इस तरह के बैटरीज को हम लोग क्या कहेंगे? रियल बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ समझना कि ये सपोज करो E1 सेल है, इसका R1 इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये E2 सेल है, इसका R2 इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये E3 सेल है और इसका R3 इंटरनल रेसिस्टेंस है। और ये EN सेल है और इसका RN इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। क्लियर है? आ रही है आपको ये बात समझ में? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम इस तरह से कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो सारे सेल को मिला के एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम बात करते हैं, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशंस में हमेशा ये टर्म्स को याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे तुमने टॉर्च देखा होगा, तो टॉर्च में जो बैटरीज लगी होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन को जानने का सबसे अच्छा है कि हर जगह पर क्या होता है, ये करेंट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि इस तरह से कोई करेंट है जो ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ हम क्या करते हैं? एक लोड रेसिस्टेंस, ठीक है, उसको मैं अटैच कर देता हूं। क्लियर है? इसके साथ हम एक लोड रेसिस्टेंस अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब यहां समझो, ये जो लोड रेसिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा? ये जितने भी सेल्स हैं उसकी बेसिकली हम क्या बोलेंगे? उसका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्लियर है यहाँ से, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा क्या है? इस तरफ ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये यहाँ से ज्वाइन है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, इस तरह से हमने कॉम्बिनेशंस किया, क्लियर है। तो अगर मैं ऐसा कुछ बात करूँ, एकदम ध्यान देना मेरी बातों को,
कि अगर मैं ये कहूँ कि जितने ये सेल जो हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशंस में जुड़े हुए हैं, तो इन पूरे सेल का, इस पूरे सेल का अगर मुझे एक इक्विवेलेंट सेल लिखना है, ठीक है ना, इस पूरे सेल का अगर मैं एक इक्विवेलेंट सेल लिखूं, तो अगर फिर मैं इस सर्किट को डिज़ाइन करना शुरू करूं, ठीक है, तो सर्किट कैसा डिज़ाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बैटरी मिलेगी मुझे, ठीक है, और यहाँ एक इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसके साथ साथ मुझे इस जगह पे एक लोड रेसिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस पे ये जो बैटरी मिली इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ई इक्विवेलेंट, और इसको मैं बोल दूंगा क्या, आर इक्विवेलेंट, और ये आर, ठीक है। अब ये कंप्लीट सर्किट हो गया, इसको रिड्यूस करके हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। अगर तुमने इसको कंप्लीट रिड्यूस करके इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे तुमको किरचॉफ्स लिखूँ, ठीक है, इक्वेशन किरचॉफ्स लिखूँ, तो किरचॉफ्स का इक्वेशंस इस जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ में देखो E1 E2 E3 En है, तो इसको समेशन ऑफ E लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल बैटरी का समेशन, दैट इज समेशन ऑफ E हम यहाँ पे कंसिडर कर लें। देखो इस जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ E, ठीक है, क्लियर है ना। मैं इस तरह से जा रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, अगर हम जा रहे हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये समेशन ऑफ E क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और करेंट के डायरेक्शन में अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इस जगह अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये समेशन ऑफ आर होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू समेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसी करंट के डायरेक्शन से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और वो क्या होगा, माइनस आई इंटू लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल क्या लिखेंगे हम, 0। कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे करंट को फाइंड आउट करना है, ये करंट मुझे निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू आई, अगर आपने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, R प्लस समेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, तो दैट बिकम्स I इज इक्वल टू समेशन ऑफ E डिवाइड बाई R प्लस समेशन ऑफ R, ठीक है ना। तो यहाँ से I निकल गया, और इसी को अगर इस सर्किट के कंडीशंस में लिखोगे तो तुम क्या लिख लोगे कि E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये जो हो गया मेरा एक्चुअल में क्या हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशंस में अगर सेल लगा हुआ है तो उसके लिए बेसिकली हम ये क्या कहेंगे, ये करंट हो गया, ठीक है। करंट की वैल्यू मुझे इतना मिल गई, क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इस टर्म्स को ऐसे समझना थोड़ा सा, देखो अब यहाँ पे आप समझो कि समेशन ऑफ E, देखो यहाँ समेशन ऑफ E का मीनिंग क्या है मेरे पास, एक्चुअली में समेशन ऑफ E का मतलब क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3, इसी तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं कहाँ तक, En तक, यही है समेशन ऑफ E मेरे पास। अगर मैं समेशन ऑफ R की भी बात करूँ तो ये क्या लिख रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं कहाँ तक, Rn तक, ठीक है ना। तो हमें ये फॉर्मूला आया, ठीक है। अगर मैं तुमसे थोड़ी सी बात यहाँ छोटी सी और डिस्कस करूँ, और मैं यहाँ पे एक टर्म्स आपसे बात करूँ, ठीक है, इस टर्म्स को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक छोटा सा टर्म्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ओके। देखो जैसे मैंने अगर ये बोला कि चलो ये जो बैटरी लगी है, इस टर्म्स को बेटा ध्यान से समझना, कि जैसे सपोज करो यहाँ पे ये E2 वाली बैटरी लगी, ये जो है E2 की जो बैटरी लगी है इस तरह से, ये E2 की बैटरी अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह से नहीं कनेक्ट होके वो कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और निगेटिव टर्मिनल इधर है, ठीक है। तो अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो क्या ये जो करंट है या जो सर्किट्स हमने बनाया है वो वैलिड है, तो हाँ इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे कि अगर इसकी पोलैरिटी है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निगेटिव में जा रहा है, ये सारा कुछ दिख रहा है, सारी डिस्चार्जिंग बैटरी, तो ये जो होगा इस पे जो करंट का फ्लो होगा, देखो
इस पर जो E2 पे अब जो पोलैरिटी चेंज कर लेते हैं तो इस पे जो E2 के पास जो करंट आएगा ये पॉजिटिव टर्मिनल के पास हो रहा है और यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग कंडीशंस में है। चार्जिंग कंडीशन में है तो जो समेशंस हमने लिखा है यहाँ पे देखो E1 प्लस E2 प्लस E3, तो ये समेशन में ये जो टर्म्स हमने यूज किया है E2 प्लस E2, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस E2 कंसिडर करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं है टर्म्स को समझने में कि अगर मान लो कॉम्बिनेशंस में कभी ऐसा हो कि अगर कोई भी बैटरी अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसका हम क्या करेंगे, अगर उसका मतलब रॉन्गली कनेक्टेड इन द सेंस उसका पोलैरिटी अगर जैसे सारे कनेक्शन है वो उसके जैसा नहीं है, अपोजिट है, तो वहां उस बैटरी को हम देखेंगे कि वो बैटरी क्या हो जाएगी, चार्जिंग कंडीशंस में हो जाएगी और वहां पर वो निगेटिव सेक्शन में जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि जैसा हमने अभी यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, तो अगर जैसे मैंने तुमको फर्स्ट भी बताया था कि क्या होता है कि कोई भी बैटरी, जब हम बात कर रहे थे आइडियल बैटरी और रियल बैटरीज के बारे में, तो वहां मैंने ये बताया था तुमको कि अगर कोई बैटरी ओल्ड हो जाती है तो ओल्ड होने का कारण क्या होता है कि बैटरी एक्चुअल में क्या होता है कि वो केमिकल से बना होता है और केमिकल्स क्या होता है कि वही चेंज हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कुछ एनर्जी जो होते हैं उसके वो हीट एनर्जीज में ट्रांसफर होके खत्म होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो एबिलिटीज होती है बैटरी की उतनी एबिलिटीज का हमें पोटेंशियल नहीं मिल पाता। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि जैसे जैसे धीरे धीरे बैटरी ओल्ड होने लगती है, ओल्ड होने का इन द सेंस मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है, पोलराइजेशन के कारण एक कोटिंग बनना शुरू हो जाती है और कोटिंग बनने के कारण उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है तो ऑब्वियसली वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप होने लगता है और एक टाइम आता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अगर मैं तुमसे यहां पे बोलूं कि इफ बैटरी इज ओल्ड, ठीक है, मतलब बैटरी बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या बोलोगे कि जो एन आर है, मतलब समीशंस जो है आर का, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट है उसको एन आर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एन सेल अगर मान लो कट है तो ऑब्वियसली कितने इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा, एन इंटू आर, तो एन आर जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या फिर लोड रेसिस्टेंस से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो करंट की जब आप वैल्यू लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, देखो एन नंबर ऑफ सेल, तो ई इक्विवेलेंट की जगह क्या हो जाएगा, एन ई, और डिवाइड बाई क्या लिखोगे, एन आर प्लस आर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको क्या दे देगा कि देखो ये हो जाएगा एन ई डिवाइड बाई एन आर, बिकॉज आर से तो ये बहुत बड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में कैपिटल आर जो है लोड रेसिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो एन और एन कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या दे देगा, ई बाई आर। मतलब जो करेंट जो फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में एक सेल के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है और ये बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ओल्ड बैटरी में अगर बहुत सारी बैटरीज भी हैं तो उसका पोटेंशियल जो हो जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि उसका पोटेंशियल एक बैटरी के पोटेंशियल की तरह वर्क करने लगता है और जो कि कहीं ना कहीं कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं है टर्म्स को समझने में, आपको बहुत अच्छे से ये टर्म समझ में आया होगा। अब यहाँ पे समझो इसी कंडीशंस में जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस देखा उसी तरह आप देखो हम एक और कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, दैट इज द पैरेलल फॉर्म। ठीक है, इस पैरेलल फॉर्म के बारे में समझना कि जैसे मैं यहाँ लिख दूं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे समझो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द सेंस जैसे तुमने इस तरह से एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, ओके, मैं बात करूं एक और बैटरी हमने यहाँ लगाई है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसके साथ मैंने क्या किया, एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, ये लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, ये ज्वाइन नहीं है, क्लियर ना, इस तरह से।
ओके, अब यहाँ समझो, ये से ये मान लिया मैंने, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये E3 है, ये R3 है और ये R है। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों सेल्स जो है वो तुमको कैसा दिख रहा है, ये सेम पोलैरिटीज में है। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव सेम पोलैरिटीज में भी जुड़ा हुआ और तीनों आपको पैरेलल दिख रहा है। ठीक है ना, तीनों हमें कैसा दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो सपोज करो यहाँ से और इस जगह से, ठीक है, तीन जगह से तीन करंट मिल रहे हैं। जैसे सपोज करो यहाँ से मुझे I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से I3 करंट आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस जगह क्या हो जाएगा, I करंट मिलेगा मुझे। क्लियर है ना, है ना, सारी बैटरीज अपनी अपनी करंट देगी। तो टोटल अगर मैं I बोलूँ तो आप I क्या बोलोगे यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा मेरा टोटल करंट। ठीक है, अगर इसी को, इस पूरे सेक्शंस को मैं एक सर्किट्स बनाना चाहूँ तो ये जो टोटल सेल है, यहाँ पे इस टर्म्स को समझना बेटा, ये जो टोटल सेल हमने बनाया, ये जो E1 E2 E3, ये जो कॉम्बिनेशन है टोटल सेल का, ये जो टोटल है, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो इसको E1 प्लस E2 प्लस E3 हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट। तो अगर मैंने इसको लेके एक बैटरी ऐसा ज्वाइन कर दिया और इसके साथ एक इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसा बना दिया, ठीक है, इसको क्या बोला मैंने, E इक्विवेलेंट, और इसको क्या बोला मैंने, R इक्विवेलेंट, और इसके साथ हमने एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इसके साथ क्या किया हमने, एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तो अब ये सर्किट रिड्यूस होके इस सर्किट के फॉर्म में बन गया। ठीक है, जब ये इस सर्किट के फॉर्म में बन गया तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो करंट तो तुम जैसा अभी तुमने निकाला, तुम तो ऐसे ही बोलोगे सर ये तो सिंपल है, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाँ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मुझे I1 करंट दिख रहा है ये फर्स्ट सेल से, I2 दिख रहा है सेकंड सेल से और I3 दिख रहा है थर्ड सेल से, और तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो टोटल क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे किरचॉफ्स इक्वेशन लिखता हूँ ये बड़े वाले लूप के लिए। बड़े वाले लूप का इन द सेंस मैं आपको ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ, जैसे देखो ये इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस तरह से ये मेरा वे है चलने का। ठीक है, और वापस मैं इस पॉइंट पे आके स्टॉप कर जा रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा वे चलने का, कहीं दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इस वे में चलूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से आ रहा, तो आप क्या लिखोगे, देखो आई गया कहाँ, लोड रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से देखो ये वाला वायर जो है, ये जो दिख रहा है, यहाँ से देखो ये जो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई वायर है नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे एक लोड रेसिस्टेंस लिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ क्या यहाँ क्या मिलेगा, माइनस I1 इंटू R1, क्योंकि ऊपर वाले में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, और ये निगेटिव से पॉजिटिव बैटरी की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस E1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ से मुझे ये I1 करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो E1 प्लस, ठीक है ना, ये जो E1 है, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस I इंटू R इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, I1 R1। तो देन द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई R1। ठीक है, माइनस I इंटू कैपिटल R डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे ये जो I1 R1 जो मैंने लिखा है, ये बेटा ये तो हमारा स्मॉल R1 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल R1। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ये भी क्या हो गया, स्मॉल R1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल R1, और दिस इज ऑल्सो, ये भी हम रब कर देते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल R1। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर I1 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर सिमिलर कंडीशंस में देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी रखोगे, तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ देखो, अगर तुम सेकंड वाला फेज देखोगे इसका, तो सेकंड वाले फेज में भी E2 है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं सेकंड में लिखना चाहूँ I2 की वैल्यू,
तो व्हाट इज द वैल्यू, सिमिलैरिटीज हम लोग क्या लिखेंगे, E2 डिवाइड बाई R2 माइनस I कैपिटल R अपॉन R2। ठीक है, इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में। ठीक है, अब यहाँ से पता है कि अगर सपोज करो यहाँ भी मैं नंबर ऑफ n सेल है, जैसे E1 E2 E3 नहीं छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, n सेल तक अगर इसको कंबाइन कर लेंगे तो हमें क्या पता है, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, In तक, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखो इज इक्वल टू क्या यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं, इस चीज को समझो, ये E1 है R1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप कंसिडर करना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, देखो E1 R1 है तो ये क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे और समेशन क्या मिलेगा हमको, E बाई R। ठीक है ना, सारे ऐड होंगे तो सबका समेशन मिल जाएगा, और माइनस माइनस, अब यहाँ देखो ये I है, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है आपको R। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, समेशन मिलेगा किसका, ऑब्वियसली 1 बाई स्मॉल r का। देखो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। अब ये देखो ये जो टोटल टर्म्स है इसको भी हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट I लिखेंगे, तो कंप्लीट I इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ E बाई R माइनस I इंटू R। ठीक है, ये कंडीशन है। देख यहाँ पे क्या हो गया, आई आर समेशन ऑफ 1 अपॉन R, और ये टोटल को आप क्या लिख रहे हो, I, तो ये क्या हो गया आपके पास, I इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन ऑफ E बाई R माइनस I कैपिटल R इंटू समेशन ऑफ 1 बाई R। इज दैट क्लियर। तो देखो अगर यहाँ से इसको जो है ये राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो I बिकम अ कॉमन, और आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1 बाई R इज इक्वल टू समेशन ऑफ E बाई R। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू लिखें तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, समेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ देखो ये कैपिटल R नहीं होगा, ये हमारा स्मॉल r होगा। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल r। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कैपिटल R इंटू समेशन ऑफ 1 बाई स्मॉल r। ठीक है, क्लियर है। देखो ये करेंट आ गया, बट हमें जो कंसीडर करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें जो कंसीडर करना है इसको हमें इक्विवेलेंट करना है किसके, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट के, इसके बराबर अगर इस इक्वेशंस को हमें लिखना है, मतलब ये जो इक्वेशन है इसका, तो अगर सपोज करो मैंने ऐसा किया कि समेशन ऑफ E बाई R, ठीक है, और नीचे क्या कर लिया मैंने, समेशन ऑफ 1 बाई R कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1। ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1 बाई R, क्योंकि तुमने ये कॉमन लिया है, और प्लस क्या बच जाएगा R। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू आ गई, और हमको इस वैल्यू को किसके इक्विवेलेंट करना है, यहाँ समझना, इस वैल्यू को हमको इसके इक्विवेलेंट करना है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है ना, तो अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट लिखना है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पर इस टर्म्स को हम क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ E बाई R डिवाइड बाई समेशन ऑफ 1 बाई R डिवाइड, होल का डिवाइड क्या लिख लेंगे हम लोग, देखो यहाँ से 1 अपॉन समेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 बाई स्मॉल r प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ये जो टोटल टर्म है मेरा, ये जो मैंने टोटल टर्म लिखा है ऐसा, ठीक है, ये टोटल टर्म्स को मैं इक्विवेलेंट कर दूंगा E इक्विवेलेंट के। ठीक है, क्लियर है, और ये जो टोटल टर्म्स है, ये देखो ये कहीं ना कहीं ये जो टोटल टर्म्स है ये डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे थोड़ा सा और आइडिया लगाएं तो हम ये लिख सकते हैं इस कंडीशन में कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, समेशन ऑफ E बाई स्मॉल r डिवाइड बाई
समेशन ऑफ 1/r, और आर इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन समेशन ऑफ 1/r। ठीक है, यहाँ पर भी जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम क्या लिखेंगे डिवाइड बाय स्मॉल r। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर आपने ऐसा कर दिया, ये इस फॉर्म में लिखने का बेटा रीज़न ये है कि जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको लॉजिकली लगेगा, क्योंकि ये जो हमने सर्किट फॉर्म किया था वो तो हमने इस फॉर्म में कंसिडर किया था। ठीक है ना, ये फॉर्म में कंसिडर किया था जहाँ पे ये लोड रेसिस्टेंस था, तो हम इसको बेसिकली उस फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो, अगर तुमने इस फॉर्म में लिखा है तो देखो मैं तुमको थोड़े से सम से बता देता हूँ। देखो, जैसे देखो यहाँ एक सम्स आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, मैं पहले सर्किट्स जो है शो कर रहा है वो सर्किट्स की पिक्चर बना देता हूँ। देखो इसमें क्या क्या बना हुआ है, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ एक इस तरह से रेसिस्टेंस है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे चलो, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है ऐसा, और देन इसके बाद यहाँ पर एक लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ। ठीक है, क्लियर है ना, ये पॉइंट्स है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ समझो, ये जो रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू दी हुई है 4 ओम, ये जो है बैटरी इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, और ये जो दिया हुआ है रेसिस्टेंस इसकी वैल्यू है 12 ओम, और यहाँ पर दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन हमसे आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि करेंट फ्लो इन द सेंस, इसमें करेंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सेंस ऑफ करेंट फ्लो बताना है। तो देखो हम यहाँ पर क्या ध्यान रखते हैं कि इसमें ये देखो कि किस बैटरी की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है, वही गवर्न करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज होने की तैयारी करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम कंडीशन देखेंगे तो ये जो 6 वोल्ट वाली जो बैटरी हमको दिख रही है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द 4 वोल्ट बैटरी से, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, इस तरफ से जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 4 वोल्ट की बैटरी है वो क्या होगा, चार्जिंग कंडीशंस में रहेगी, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में कौन होगा, 6 वोल्ट की। मतलब हम कैसे चलेंगे, इस डायरेक्शन से ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब करंट का डायरेक्शन जो होगा वो मेरा कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिल गया हमको, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जो मेरा फर्स्ट पूछ रहा था कि सेंस ऑफ द करंट क्या होगा, तो सेंस ऑफ द करंट हम क्या लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सब समझ में आया तुमको। उसके बाद कह रहा है करंट फ्लो। ठीक है, इसके बाद हमसे सेकंड पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर तुमसे पूछ रहा है तो तुम देखो ए से सी तक में तुमको एक चीज क्लियर पता चला है कि ये जो बैटरी है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में सीरीज में कंबाइन है, बट इसकी पोलैरिटी अलग है। पोलैरिटी अलग होने के कारण अगर तुम इसको क्विक सॉल्व करना चाहोगे तो ऑब्वियसली ये 6 वोल्ट की बैटरी बड़ी है 4 वोल्ट की बैटरी से, तो नेट बैटरी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, मतलब कितना मिलेगा तुमको 2 वोल्ट। और ये देखो, और ये जितने भी आपको रेसिस्टेंस दिख रहे हैं सब सीरीज में है, तो 4 + 12 आप कंसिडर कर लो कितना हो गया, 4 + 12 दैट इज 16 + 4 क्या हो जाएगा 20, तो 20 हो गया ये। तो V = IR करोगे तो 2/20 दैट बिकम्स क्या हो जाएगा 1/10, है ना। तो 1/10 हमको यहाँ पे एम्पियर ऑफ द करंट मिलेगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ से इस तरह से सोचना शुरू करोगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें थर्ड मतलब सेकंड समझ में आ गया ना, सेकंड क्या बोलेंगे कि कितना फ्लो ऑफ द करंट हो जाएगा 1/10 एम्पियर। इज इट क्लियर? ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान से अगर तुम चाहो तो इसमें किरचॉफ्स भी लिख सकते हो, हमारा एकदम बेटर ऑप्शन है, जो अभी हमने प्रोसेस समझा है उसी प्रोसेस से देखेंगे। अब थर्ड में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ VA - VB क्या होगा, इस पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो VA - VB निकालना, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन से चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक हम देखेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो करंट का डायरेक्शन तो ऐसा है, करंट तो ऐसे चल रहा है पूरे सर्किट्स में। ठीक है, तो VA - VB हम इस तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो VA। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्या लिखेंगे I × R, तो I की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कितना है 1/10 × R दैट बिकम्स 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो +4 वोल्ट हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे VB। ठीक है, तो ये 5 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल,
ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/5 तो -2/5 और -4, तो 10 बिकम क्या हो जाएगा 5 यहाँ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो -2 और यहाँ से -20, दिस बिकम्स -22/5 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा वी ए से वी बी। अगर उसी तरह तुमको वी बी से वी सी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको? थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इन केस सपोज करो मेरे पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ सामने पेस्ट कर दूंगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखो अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पर एक बैटरी बनी हुई है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ दिया हुआ, क्लियर है? इसके साथ हम ऐसी बात करते हैं कि एक बैटरी यहाँ बनी हुई है, ठीक है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ बना हुआ, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो E1 है, इस E1 की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, और ये जो R1 है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ओम। ठीक है, और ये जो E2 है इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे पास 3 वोल्ट, और यहाँ पे R2 की वैल्यू दी हुई है 6 ओम। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है डिटरमाइन द करेंट थ्रू ईच बैटरी, मतलब हर बैटरी में कितना करंट होगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हर बैटरी में कितना करंट होगा। तो देखो अगर डिटरमाइन ये करने के लिए कह रहा है तो मेरी बात को समझो, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट ये दोनों तुमको कैसा दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। और 6 वोल्ट और 3 वोल्ट में एक चीज क्लियर है कि जो 6 वोल्ट वाली बैटरी है वही गवर्न करेगी फ्लो ऑफ द करंट को, तो फ्लो ऑफ द करंट का डायरेक्शन ऐसा है। देखो ये हो गया मेरा फ्लो ऑफ द करंट का डायरेक्शन। ठीक है, जब ये फ्लो ऑफ द करंट का डायरेक्शन तो कहीं से भी लिखना शुरू कर दो। चलो यहाँ से मैं इस तरह से लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं E2 से चालू करूँ तो देखो तो ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो इसको क्या लिख लूँ मैं -3 वोल्ट। ठीक है, फिर यहाँ से करंट आ रहा है तो R2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R2 मतलब R2 की वैल्यू 6 है, तो ये I ले लो, यहाँ से I करंट सपोज कर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो इस जगह कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो करंट का डायरेक्शन तो -6 × I, फिर ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो ये भी करंट के डायरेक्शन में चल रहा है तो I × 3 हो जाएगा, और फिर इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया 6 और 3 दैट मीन्स 3 वोल्ट, और यहाँ पे कंसिडर करोगे तो ये क्या है 6I और 3I, माइनस है तो 9I। ठीक है, तो ये यहाँ से 9I लिख लो, तो I की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3/9 दैट इज 1/3 एम्पियर। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई मेरे पास, करंट की, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें देखो सेकंड क्या कह रहा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच बैटरी। ठीक है, हर बैटरी में मतलब कितना वोल्टेज अक्रॉस होगा। अब ध्यान से मेरी बात को यहाँ समझना कि अगर वो कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच बैटरी बताओ, तो तुमको ये दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, अगर ये पैरेलल में दिख रहा है तुमको तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये कनेक्ट हो जाता है और जैसे 6 वोल्ट वाली बैटरी इसको देने लगती है, तो ये कब तक बैटरी इसको सप्लाई करेगी करंट, जब तक ये दोनों का वोल्टेज सेम नहीं हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो बताओ ये जो E1 वाली बैटरी है, ये जो E1 वाली बैटरी है, ये ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, और E2 वाली बैटरी जो है वो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, चार्जिंग कंडीशन में। तो अगर मुझे ईच बैटरी में वोल्टेज कंसिडर करना है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस E1 अगर मैं निकालूं, देखो मैं से बोल रहा हूं कि वोल्टेज अक्रॉस E1 की अगर मैं बात करूं तो देखो वोल्टेज अक्रॉस E1 क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझना। तो ये क्या है, डिस्चार्जिंग बैटरी है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस E1 क्या लिखोगे, देखो E1 -IR1 होगा ना, डिस्चार्ज होता है तो यही हमने कंसिडर किया था। तो बताओ E1 की वैल्यू कितनी दी है 6 माइनस I की वैल्यू हमने अभी निकाली 1/3 मल्टीप्लाई ये भी क्या हो जाएगा 3, तो दैट मीन्स ये 3 और 3 कैंसिल, तो 6 - 1 ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलूं वोल्टेज, क्योंकि हमको सारे में बताना है, तो वोल्टेज अक्रॉस E2 अगर मैं ये बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, ये तो चार्जिंग कंडीशन में, तो क्या लिखोगे E2 + IR2, तो ये क्या हो गया बताओ 3 + 1/3 × 6
तो देखो ये 3 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 दैट इज 5 वोल्ट। देखो है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में। ठीक है, क्लियर आ रही है एक एक बात समझ में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा उसमें मैं तुमको बताऊंगा किस तरह से एक ही क्वेश्चन में हम सुपरपोजिशन भी यूज करते हैं और इक्विवेलेंट बैटरी का भी मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, आज मैंने दो छोटे छोटे सम्स इसलिए कराए हैं कि पहले एक बार ये थियरी को रिवाइज